Hello bachcho, good morning all of you. We will discuss about the chapter first unit and measurements of class 11 physics और हम लोग चैप्टर फर्स्ट को बोल रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन है ना, और write the formula of dimension of different physical quantities and application of dimensions, how many type of application of dimension। तो ये बातें हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो फिजिकल क्वांटिटीज। स्टार्टिंग आपके चैप्टर में इसी से होगी कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। What is physical quantity? All quantities which are used to describe the law of physics। यानी उस क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे जो फिजिक्स के लॉज को क्या करें, डिस्क्राइब करें। तो these quantities का फिजिकल क्वांटिटीज। Which quantities describe the law of physics? These quantities का फिजिकल क्वांटिटीज। measurable quantities फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगी, मेजरेबल। मेजरेबल मींस लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ है तो 2 किलोमीटर या 6 फीट, किसी में भी आप मेजर करिए, इट मींस उसमें मैग्नीट्यूड हो प्लस, और उसको मेजरेबल करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, यूनिट। अगर मान लीजिए कोई मास है 100 kg, तो m इक्वल्स टू 100, यानी ये मास इक्वल्स टू 100 kg। ये 100 इसका क्या मैग्नीट्यूड प्लस ये kg इसकी यूनिट। इट मींस किसी भी फिजिकल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा और साथ ही साथ उसकी यूनिट, तब जाकर के वो 100% मेजरेबल होगी कि ये कितनी है और कौन है। 100 यानी कितना अमाउंट उसका बता रहा है, केजी यानी क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस मास। नेक्स्ट, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एन यू, एन बोले तो मैग्नीट्यूड, यू बोले तो यूनिट्स, यानी वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू magnitudes or u is the unit। classification of physical quantities, how many type of physical quantities? There is basically two types of physical quantities, scalar and vector। लेकिन इसी में एक और बनता है टेंसर, इसी में एक और बनता है टेंसर। इसके पहले तो हम जान चुके हैं कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए n into u, n it means न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो मैग्नीट्यूड, और u यानी यूनिट्स, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उसकी यूनिट के साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, राइट करना होगा। तो अब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में देखेंगे तो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बेसिस पे ही इनको क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। तो how many type of physical quantity? There is mainly 3 type of physical quantities: scalar, vector and tensor। What is scalar quantities? Whose quantities have only magnitude and not direction, these quantities is called scalar quantities। Whose quantities have the magnitude plus direction, it means both, so these quantities is called vector quantity। और टेंसर में भी वही चीजें होती हैं, वेक्टर की, means whose quantities have the magnitude plus direction is called tensor। तो एक चीज इसमें ये क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड टेंसर। इसके पास भी मैग्नीट्यूड, इसके पास भी मैग्नीट्यूड, इसके पास भी डायरेक्शन, इसके पास भी डायरेक्शन, क्या दोनों बिल्कुल सेम है? नहीं, कुछ तो डिफरेंस होगा इस वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी में। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। बस एक तीसरा डिफरेंस यही है
जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एज वेल एज follows the addition of law of vector, follow the addition of law of vector। जो वेक्टर के एडिशन का लॉ है उसको वेक्टर क्वांटिटीज क्या करती है, फॉलो करती हैं, और टेंसर क्वांटिटी नहीं करती है। अगर एक एग्जांपल हम आपसे पूछे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर वेक्टर और टेंसर। इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट में जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 10 एम्पियर, 10 इज द मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट है तो आप जानते हो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करती है, इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट द फॉलोज द एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, देन वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज द टेंसर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, साथ ही साथ फॉलो द एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, तो वो बोली जाएगी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट डजंट फॉलो द एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड टेंसर। बाकी स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, बात खत्म, इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट, बेसिक ऑफ डिपेंडेंसी। बेसिक ऑफ डिपेंडेंसी यानी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देयर इज मेनली टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना होगा। तो whose quantities independent to on other quantities, यानी does not depend on the other quantities। depend does not depend बोलिए, independent बोलिए, बात तो एक ही है। तो whose quantities does not depend on other quantities, or whose quantities is independent to all other quantities, these quantities is called फंडामेंटल। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड ना करे, यानी अगर उसको क्लासिफाई करना हो, उसको डिटेल में बताना हो, तो वो अपने आप में ही डिफाइन हो। उसको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत, किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत। तो दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल। हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर इज मेनली 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसी का जस्ट अपोजिट, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, बस ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड, यानी जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल, जो किसी पे डिपेंड करे वो डिराइव्ड। जैसे मान लीजिए लेंथ, लेंथ अब हमने लिख दिया 2 मीटर, हमने लिख दिया 2 मीटर। इस 2 मीटर को डिफाइन करने के लिए जैसे मान लीजिए लेंथ कहीं मेजर करना है, तो क्या पहले मान लीजिए इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो क्या पहले उसके समय देख लेंगे, या इसका वेट को निकालेंगे, वेट निकालने समय देखने से इसके लेंथ से क्या लेना देना। तो इट मींस लेंथ इज द फंडामेंटल, बिकॉज़ these physical quantities is not depends upon the other quantities। ये किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड करती तो फंडामेंटल नहीं होता, और डिपेंड नहीं कर रही तो फंडामेंटल है। ऐसे मान लीजिए स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब अगर किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को बताना है तो स्पीड अकेले नहीं डिफाइन हो सकती, अपने आप में डिफाइन नहीं है। किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड बतानी है तो आपको पहले ये देखना होगा कि वो मूविंग बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने समय में कर रही है। इट मींस speed of the moving body is depends upon the cover distance of this body and time taken to this covered distance। कितना कवर कर रही है और कितने समय में कर रही है,
इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तब उस मूविंग बॉडी की क्या मिलेगी? स्पीड. इट मींस स्पीड ऑफ द बॉडी इट डिपेंड्स अपॉन द टू क्वांटिटीज. जो स्पीड है वो दो लोगों पे डिपेंड कर रही है. तो डिपेंडेंसी जो डिपेंड करता है वही तो डिराइव्ड है. तो इट मींस स्पीड इज द डिराइव्ड एंड लेंथ इज द फंडामेंटल. क्लियर? नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला. एक मिनट रुक जाइए. टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर इज only 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. 7 टाइप. क्या? 7 टाइप. कौन कौन सी होती है उसको डिराइव करते चलिए. फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मास. सेकंड लेंथ. क्या? लेंथ. थर्ड टाइम. फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट टेम्परेचर. जो 6 पॉइंट आपका बना था वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और 7th पॉइंट लास्ट आपका था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एक चीज और आपसे पूछी जाती है. टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. यहीं से आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट. व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? जाहिर सी बात है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं के यूनिट को ही हम क्या कहते हैं. तो अगर इसको आपको डिफाइन करना होगा तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल. इट मींस जो मास है उसको आप किस में मेजर करते हो? केजी. जो सेकंड आपका लेंथ था उसको आप किस में मेजर करते हो? मीटर. जो थर्ड था आपका टाइम उसको आप किस में मेजर करते हो? सेकंड. फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट था उसको आप किस में मेजर करते हो? एम्पियर. ऐसे ही आपका जो 5th पॉइंट था टेम्परेचर, इसको आप किस में करते हो? केल्विन. जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी था उसको कैंडेला यानी सीडी. और 7th पॉइंट जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था उसको मोल में करते हैं. तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. What is fundamental quantities? Whose quantities does not depends upon the other physical quantities is called fundamental quantities. How many type of fundamental quantities? There is mainly 7 type of fundamental quantities: mass, length, temperature, electric current, और ये time, luminous intensity and amount of substance. उसके बाद का क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है कि what is the fundamental unit. तो आपने इसको डिफाइन किया कि द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. इट मींस यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. यही हाथ लगे. एक चीज और आप जान लीजिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, यहीं से एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट. व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट. तो इसको भी आप वैसे ही डिफाइन कर सकते हो कि द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. जैसे स्पीड इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. इसकी यूनिट बतानी है तो आप डिस्टेंस की यूनिट बता दीजिए और टाइम की यूनिट बता दीजिए. डिस्टेंस इज द लाइक ऑफ लेंथ और लेंथ की यूनिट आपने क्या लिखा है? मीटर. ये हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड. इट मींस यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला. तो डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डायमेंशन. व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट इज डायमेंशन? देखिए जरा ध्यान से. व्हाट इज डायमेंशन?
अभी क्या था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना था तो बाय फार्मूला, बाय यूनिट्स ऐसे करते थे। और अगर डायमेंशन को डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डायमेंशन, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि अ फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ mLT। A physical quantity is expressed in the form of power of mLT। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए mLT, m यानी मास, L यानी लेंथ और T यानी टाइम। यानी ये नॉर्मली तीन होते हैं, बाकी और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जिसमें टेम्परेचर वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा आएगा तो उसमें हम के भी लेंगे टेम्परेचर का, या फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का टर्म आ रहा है तो उसमें कैपिटल ए का यूज किया जाएगा। तो इट मींस जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डायमेंशन तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ mLT। और डायमेंशन लिखने का रूल क्या है कि कोई भी अल्फाबेट आप यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर में हो, यानी m कैपिटल में, L कैपिटल में, T कैपिटल। और फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप पावर लगाएंगे। जैसे मान लिया कि m पावर a, L पावर b एंड T पावर c, और लास्ट में पूरे टर्म्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट से आप कवर कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ mLT इज कॉल्ड डायमेंशन। अब डायमेंशन को लिखने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले उसका आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। जैसे मान लीजिए एक हम छोटा सा स्टार्ट करते हैं, पहले स्पीड, क्या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनती है। जैसे फंडामेंटल में क्या था, मास की डायमेंशन है, दूसरा क्या था लेंथ की डायमेंशन L, तीसरा क्या था टाइम की डायमेंशन T, उसके बाद क्या था इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कैपिटल A, उसके बाद क्या था टेम्परेचर की डायमेंशन K या फिर थीटा। तो ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए अगर हमसे कोई पूछे डायमेंशन ऑफ स्पीड तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ दिस। डिस्टेंस इज द टाइप ऑफ लेंथ की डायमेंशन क्या बनती है L। हमने बोला था कि कैपिटल लेटर आप यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का बन गया डायमेंशन लेंथ के अकॉर्डिंग L, और नीचे आपका क्या है टाइम यानी कैपिटल T। अब यहाँ T पावर +1 है, ट्रांसफर करेंगे आप ऊपर तो LT पावर -1, LT पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का जो फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, यानी इस वेलोसिटी की भी डायमेंशन क्या बनेगी LT पावर -1। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आप क्या जानते हो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन आप क्या बनाओगे LT पावर -1 अपॉन में क्या था लड़के टाइम का डायमेंशन बनेगा T पावर नीचे +1 ट्रांसफर करेंगे ऊपर -1 और T पे पावर -1 ऑलरेडी है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 ये बन जाएगा आपका -2। तो ऑल ओवर मिला के कह सकते हैं कि LT पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर हमसे कोई पूछ ले एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो L ही है, ब्रेथ भी एक टाइप का क्या होता है लेंथ ही होता है, क्योंकि चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो कोई भी हो, इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज आप मीटर में ही मेजर करते हो। तो इसकी भी डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन L, तो L इंटू तो ये बन जाएगा आपका L इंटू L। और जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1 ऐड कर देंगे आप, तो L पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। ऐसे ही वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू L इट मींस L पावर
3। उसके बाद आपका क्या था डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, इसका मतलब हम लिखते हैं मास की डायमेंशन अपॉन में वॉल्यूम की डायमेंशन। नीचे l पावर प्लस 3 है, ट्रांसफर करेंगे ऊपर जाएगा तो l पावर माइनस 3, तो m l पावर माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। उसके बाद वेलोसिटी आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी l अपॉन में t, t ऊपर जाएगा पावर का जो साइन है वो कन्वर्ट होगा तो l t पावर माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l t पावर माइनस 1, तो ओवरऑल मिला के आप बोल दोगे m l t पावर माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का हो गया आपका m और एक्सीलरेशन का भी अभी आपको हमने बताया l t पावर माइनस 2, तो m l t पावर माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का हो गया क्या आपका m l t पावर माइनस 2, m l t पावर माइनस 2 और इनटू क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस लाइक अ लेंथ, इट मींस डिस्टेंस की डायमेंशन बनेगी l। अब देखो यहाँ भी पावर l का प्लस 1 है और यहाँ भी l पावर प्लस 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे ये बन जाएगा m l पावर 2 t पावर माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। इट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो अगर उसकी आपको डायमेंशन राइट करनी है तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखिए, फिर फार्मूले के बाद उसमें जो टर्म्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन आप बना। क्लियर? आगे आपका दिया एनर्जी, इंपल्स, प्रेशर, सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय f is equals to 1 by t, f is equals to 1 by t। अब टाइम का डायमेंशन तो t ही होता है तो पहले कैपिटल लेटर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर ले, उसके बाद नीचे t पावर प्लस 1 है ऊपर जाएगा तो सीधे हम इसको राइट कर सकते हैं t पावर माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू mr का स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr का स्क्वायर, m इज द मास, r इज द रेडियस, तो मास की डायमेंशन m बनेगी और रेडियस लाइक अ लेंथ तो l और यहाँ r का स्क्वायर है तो l पावर 2, तो m l पावर 2 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मींस जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आप ट्राई करेंगे तो आपकी डायमेंशन बन जाए। नेक्स्ट देखिए फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। आपको बताया गया था कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपको राइट करना हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसकी यूनिट लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है चूजेज यूनिट शुड बी, उसके बाद कह रहा है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आप चूज कैसे करेंगे। अब जाहिर सी बात है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को आपको एक्सप्रेस करना है तो आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे सिस्टम जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ यूनिट्स, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो देयर इज मेनली 3 टाइप ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला क्या था एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। ये एसआई और एमकेएस दोनों एक ही होते हैं, बस केवल एमकेएस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको स्टैंडर्ड बनाया गया और लास्ट में उसी को बोल दिया गया एसआई सिस्टम। तो इसका मतलब ये था कि अलग अलग लोकेलिटी में लोग अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लेंथ को मेजर करना है तो वहाँ के लोग मीटर का यूज किए, कहीं दूसरी लोकेलिटी में गए वहाँ लेंथ को मेजर करने के लिए लोग सेंटीमीटर का यूज करते थे, और कहीं गए तो वहाँ के लोग लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का यूज करते थे। तो ऐसे क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिक्स में कोई फार्मूला जब बनाया जाता था बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको एक्सप्लेन करने। हर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग उसको मीटर में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करिए, फुट में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करिए। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक कमेटी बनाया और वहाँ पर ये डिसाइड किया कि कोई भी फार्मूला या कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया जाए तो इसी में बनाया जाए और इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो करें। उसी को बोला गया एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
इसमें आप जो भी फार्मूला बनाएंगे उसको पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ेगा, बाकी अपने अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग लोग उसको क्या फॉलो कर रहे हैं वो उनका मैटर है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एफपीएस सिस्टम, देखो जो पहले होगा फिजिकल क्वांटिटी वो लेंथ को बताएगा, जो पहला टर्म होगा हम बता रहे हैं वो किसको एक्सप्रेस करेगा, लेंथ को, दूसरा टर्म्स मास को और तीसरा टर्म्स टाइम को। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एफपीएस सिस्टम तो आप सीधे सीधे बोल देंगे, आप सीधे सीधे बोल देंगे कि इन विच सिस्टम द लेंथ मेजर्ड इन फुट, मास मेजर्ड इन पाउंड and time measured in second, यानी foot pound second, foot pound second. In which system the length measured in foot, mass measured in pound, time measured in second, this system is called FPS system. ऐसे ही आपको what is CGS system? In which system the length measured in centimeter, mass measured in gram, time measured in second, this system is called CGS system. शॉर्ट में आप कहते हो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. What is MPS system? In which system the length measured in meter, mass measured in kg, time measured in second. This system is called MKS system. शॉर्ट में इसको कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड. The standard form of the MKS system is called SI system. Next. उसके बाद आप पढ़े थे type of physical quantities. There is mainly two type of physical quantity, fundamental and derived. Fundamental and derived. लेकिन कुछ supplementary quantities भी होती हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे आप और फिर उसी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोले थे. डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़े थे आप, फिर उसी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोले थे आप. ऐसे ही देयर इज मेनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट. वो दोनों सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं? एंगल एंड सॉलिड एंगल. नॉर्मली तो आप एंगल भी बोल सकते हो या फिर प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल हमेशा 2D की होता है. यानी जो पहली सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या है? एंगल. और दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? सॉलिड एंगल. कहाँ? सॉलिड एंगल. तो आप समझ सकते हो कि एंगल का अगर आपको फिगर बनाना हो कुछ ऐसा बनेगा, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा. ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. ऐसा एंगल जो सर्कल के, जो स्फीयर के कहां बने? सेंटर पे बने. और कौन बनाए? ये आर्क बनाए. इसी एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल. दिस एंगल is denoted by d omega. अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताना होगा कि यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. क्लियर? इसका एक वैल्यू होता है जो फिक्स्ड होता है यूनिट आर्क के लिए. हम जानते हैं क्योंकि हेंस एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. ऐसे ही सॉलिड एंगल इक्वल्स टू होता है क्या? सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर. रेडियस का स्क्वायर. बात को समझिए. ये क्या था आपका? स्फीयर. सर्कल मत बोलिए. Angle subtended by the arc of a sphere at the center of the sphere is called solid angle. और solid angle का फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर. अगर हम आपसे कह दें कि स्फीयर की रेडियस r है तो इसकी एरिया क्या बनेगी? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में रेडियस r आल्सो. तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल होगा तो सीधे सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 4 pi. It means d omega is always equals to 4 pi. जब कभी डेरिवेशन में सॉलिड एंगल का जिक्र होता है तो उसकी वैल्यू सीधे 4 pi बताया जाता है. क्यों? वो यहीं से आएगा. एरिया का में रेडियस का स्क्वायर. किसकी एरिया? स्फीयर की एरिया. स्फीयर की एरिया होती है 4 pi r स्क्वायर अपॉन में रेडियस r. r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आपको मिलेगा क्या?
4 5। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल डिराइव्ड, उसके अलावा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उन्हीं के यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्ट्रेट रेडियन। नेक्स्ट देखिए, आपने पढ़ लिया व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके अलग अलग टाइप्स। उसके बाद आपने पढ़ा डायमेंशन, सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। अब लास्ट में जो आप डायमेंशन अभी पढ़ करके आ रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, यानी जो आप डायमेंशन अभी पढ़े हो इसका यूज क्या है। तो देयर इज बेसिकली 3 यूज ऑफ डायमेंशन, यानी 3 का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहला क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन बोले तो वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट में लिखी गई है, यानी एमकेएस में लिखी गई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सीजीएस में, विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। दूसरा क्या है? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और तीसरा यूज क्या है? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटीज। पहला होता है इसका एप्लीकेशन कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी फर्स्ट सिस्टम टू सेकंड सिस्टम, कोई भी हो। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला पॉइंट आपका था कन्वर्जन, यानी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड एप्लीकेशन इसका होता है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी इक्वेशन को चेक करना कि वो सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। कोई भी इक्वेशन को हम सही या गलत किस बेस पे करते हैं? जब उसके एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होती है तो हम ये बोलते हैं कि इक्वेशन आपका करेक्ट है। अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं आई तो हम ये बोलेंगे ये इक्वेशन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन आपका ये था कि रिलेशनशिप बिटवीन, relationship between some physical quantities, some physical quantities। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज को वही रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 2 kg, ये भी किसी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये केजी में एक्सप्रेस है तो हम बोल सकते हैं कि ये एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस बोलिए या फिर एसआई बोलिए। अगर हम इसी को 2 केजी ना बोल करके 2000 ग्राम बोले, 2000 ग्राम बोले, अगर ये ग्राम में मेजर हुआ तो आप बोले थे सीजीएस सिस्टम को 60 में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये भी चला गया किसमें? ये सीजीएस में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए तो चाहे 2 केजी बोलिए चाहे 2000 ग्राम बोलिए, दोनों बातें एक ही मास को एक्सप्रेस कर रही है ना। तो इट मींस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज आल्सो कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेनेवर वी चेंज द मेजरेबल यूनिट। अगर हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो इससे फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती है, केवल उसका सिस्टम बदल जाता है। जो एमकेएस में था वो सीजीएस में चला आया, जो सीजीएस में था वो एमकेएस में चला गया, लेकिन ऑल ओवर जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे देखो एक एग्जांपल हमने लिया मास का, हम चाहे बोले 2 केजी, हम चाहे बोले 2000 ग्राम, ये दोनों बातें एक ही मास को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि physical quantities, a physical quantity measured in first system, a physical quantity is measured in first system and measured in second system, the amount of physical quantities, yeah, the amount of physical quantities is also fixed। यानी ये दोनों बातें आपस में क्या होंगी? इक्वल
आपने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट लिख करके। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दो सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहले सिस्टम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 1 1 का यूज कर ले, और दूसरे सिस्टम में लिखने के लिए यहाँ पर हम 2 2 का यूज कर लें। फिजिकल क्वांटिटीज तो वही है, फिजिकल क्वांटिटीज तो वही है, और इसी बात को हम बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑलवेज फिक्स्ड। इट मींस n1 u1 n2 u2। यही होता है कन्वर्जन का फार्मूला, n1 u1 n2 u2। व्हाट इज n1 u1? फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन फर्स्ट सिस्टम। जिस सिस्टम में आप पहले उसको मेजर करेंगे वही बनेगा आपका ये फर्स्ट सिस्टम। और व्हाट इज n2 u2? physical quantities measured in second system. We know that value of physical quantities in first, in second, both are equal. So n1 u1 is equals to n2 u2. अब जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n1, अगर हमको n2 u2 गिवन किया है तो हम u1 को ट्रांसफर कर दें, या फाइंड द वैल्यू ऑफ n2 तो हम u2 को ट्रांसफर कर दें। क्लियर? चल यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करके राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे n1 u1 is equals to n2 u2 लिखा है। अब व्हाट इज n1? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। व्हाट इज u1? यूनिट या फिर आप डायमेंशन भी बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट सिस्टम। व्हाट इज n2? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन सेकंड सिस्टम। व्हाट इज u2? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन सेकंड सिस्टम। जैसे मान लीजिए डायमेंशन को लिखने के लिए हमने क्या बोला था कि m l p के फॉर्म में आप राइट करो। अब अगर फर्स्ट सिस्टम में लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन के लिए यहाँ 1 1 यूज करेंगे, इधर भी हम बता के आ रहे हैं। अगर इसी की डायमेंशन आपको क्या करना है, सेकंड सिस्टम में लिखना है तो m2 n2 एंड t2 राइट करोगे। फिजिकल क्वांटिटीज तो वही रहेगी क्योंकि उसकी वैल्यू रिमेन्स क्या होती है, कांस्टेंट, तो इनकी पावर सेम होती है। दोनों सिस्टम में जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो इनकी पावर सेम होती है। मास का पावर हमने मान लिया a, लेंथ का पावर मान लिया b, टाइम का पावर मान लिया c। तो सेकंड सिस्टम में भी मास का पावर क्या आप लिखेंगे, a ही लिखेंगे, और लेंथ का पावर b ही लिखेंगे, और टाइम का पावर c। तो इसी फार्मूले को अगर हम राइट डाउन करना चाहें डायमेंशन के फॉर्म में तो हम राइट डाउन कर सकते हैं n1 क्या, n1 into m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c is equals to n2 into m2 power a, n2 power b and t2 power c। क्लियर? अब हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट सिस्टम तो n1 निकालेंगे, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर हमसे कोई कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन सेकंड सिस्टम तो ये ब्रैकेट चलाएगा अपॉन में, ये ब्रैकेट चलाएगा अपॉन में। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको n2 राइट डाउन करना हो तो ये इस ब्रैकेट को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा n1 into m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c अपॉन में m2 पावर a, n2 पावर b and t2 पावर c। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, m1 भी मास है, m2 भी मास है, दोनों की पावर लड़के क्या है, सेम। तो जैसे अगर कहीं लिखा हो x का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं x बाय 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज़ पावर ऑफ बोथ टर्म आर इक्वल। तो ऐसे ही आप इधर देख लीजिए, m1 का पावर है, m2 का पावर है, इनको हम एक साथ ना लिख लें, m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 और l2 की भी पावर सेम दिख रही है तो l1 अपॉन में l2 होल पावर b। ऐसे ही टाइम का भी पावर सेम दिख रहा है तो t1 अपॉन में t2 होल पावर c। तो एक चीज ये समझ लीजिए आप कि अगर सेकंड सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है तो पहले सिस्टम को ऊपर लिखो, दूसरे सिस्टम को नीचे। n1 m1 l1 t1 न्यूमरेटर बना, m2 n2 t2 डिनोमिनेटर बना। जो मास का टर्म होगा उसका पावर a, जो लेंथ का टर्म होगा उसका पावर b, और जो टाइम का टर्म होगा उसका पावर c। और a b c की वैल्यू आप फाइंड आउट करना से करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना रहेगा, जिस फिजिकल क्वांटिटीज को
कन्वर्ट करना रहेगा उसी की डायमेंशन हम राइट डाउन करेंगे और उसी के डायमेंशन से इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद यहीं पर उठा के प्लेस कर देंगे। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिया गया किसका, फोर्स का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर फोर्स को आपको मेजर करना हो किसमें, एमकेएस सिस्टम में, तो आप बोलते हो कि इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन। और अगर सीजीएस सिस्टम में मेजर करना है लड़के तो बनेगी डाइन। इसको एक्सप्लेन किया गया एग्जांपल की हेल्प से। तो एग्जांपल आपका दिया गया है कि हाउ मेनी डाइन इन 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन ये आपको बताना है। ये वन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट सिस्टम। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट सिस्टम को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, n1 से, यानी n1 इक्वल्स टू 1। और इधर बताना है कि कितना डाइन होगा, यानी n2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, n2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने बोला था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दोनों सिस्टम में क्या होती है, इक्वल ही होती है। क्या होती है, इक्वल ही होती है। अब देखिए, यानी सेकंड सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, इट मींस n2। तो n2 इक्वल्स टू आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, n1 u1 अपॉन में u2, n1 u1 अपॉन में u2। इट मींस अब देखो ये फॉर्मेट राइट डाउन है, दूसरा जो डायमेंशन की हेल्प से आपको बताया कि पहले वो आप राइट डाउन कर लो। u1 क्या था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट सिस्टम, तो m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c अपॉन में u2 क्या बना था, m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। आपको फिर हमने बताया था कि मास का पावर है, मास का पावर है, जब पावर सेम होता है तो उसको अपॉन में सीधे लिख देते हैं। ये हो गया आपका n2 n1 इनटू m1 अपॉन में m2 होल पावर a, और ये बन जाएगा आपका l1 अपॉन में l2 होल पावर b, और ये आपका बन गया t1 अपॉन में t2 होल पावर c। अब जो 1 1 वाले का टर्म है वो एसआई में मेजर किए गए होंगे, जो 2 2 वाले टर्म है ये आपका सीजीएस में मेजर किया गया होगा। और ये न्यूटन और डाइन किस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फोर्स को ना, न्यूटन और डाइन किसको कर रहे हैं, फोर्स को। तो हमने बोला था कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे हम, सबसे पहले उसकी आपको क्या राइट डाउन करना होगा, डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t पावर माइनस 2, m l t पावर माइनस 2। देखिए हम पहले इस मेथड से आपको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ मास का पावर क्या है, a है, और यहाँ पर मास का पावर क्या है, 1। तो तुरंत कंपेयर करने के बाद हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 1। यहाँ लेंथ का पावर b है, यहाँ लेंथ का पावर 1 है, तो b इक्वल्स टू 1। यहाँ टाइम का पावर c है, यहाँ टाइम का पावर -2 है, इट मींस c इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया आपका n2 टू n1। m1 क्या था, मास, मेजर्ड ऑफ मास इन एसआई सिस्टम। ये हो गया 1 kg अपॉन में m2 मेजर ऑफ मास इन सीजीएस, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम। हमेशा कोई भी फार्मूला हो, कोई भी इस टाइप का कन्वर्जन हो तो यूनिट के लिए किया जाता है, इसलिए 1 केजी और 1 ग्राम दिया गया है। होल पावर क्या था, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके निकाला है कितना, 1, और 1 राइट करिए या ना करिए। उसके बाद l1 क्या था, मेजर ऑफ लेंथ इन एसआई, तो आप सीधे बोलेंगे 1 मीटर, 1 मीटर। l2 मेजर ऑफ लेंथ इन सीजीएस, तो यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। होल पावर क्या था, b की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया है, 1, तो यहां भी पावर आप लगाएंगे 1, 1 राइट करिए या ना करिए, ना करेंगे तो भी आपका पावर 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या था, टाइम, यानी t1 फर्स्ट सिस्टम में 1 सेकंड, t2 सेकंड सिस्टम, यानी सीजीएस में भी टाइम सेकंड में ही मेजर करते हो, तो ये हो गया 1 सेकंड। होल पावर यहां क्या था, c की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हो, -2, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब फाइनली हमको बताना था सीजीएस सिस्टम में वैल्यू, तो इस वजह से हम केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, और मीटर को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 मीटर, 1000, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। होल पावर 1 था, 1 राइट करने का मतलब नहीं है। ऐसे ही सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में लेके जाना होगा,
हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? 100 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 10 पावर 2 अपॉन में 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल, यहाँ मिलेगा आपको 10 पावर 3 into 10 पावर 2 और जब मल्टीप्लाई बेस से सेम ऑफ पावर ऐड हो जाएगी इट मींस n2 की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया 10 पावर 5। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी डाइन इन 1 न्यूटन, तो आप बोलोगे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। ये डायमेंशन की हेल्प से उसकी प्रूफिंग है कि 10 पावर 5 कैसे आया। या तो ऐसे आप कर लिए डायमेंशन की हेल्प से, या फिर डायरेक्ट फार्मूले चले आओ जो यहाँ लिखा गया है mLT पावर -2। m में क्या होगा, दोनों का रेशियो नीचे डायरेक्ट लिखा गया है। मास केजी और ग्राम में यहाँ लिखे थे ना, यहाँ केजी और ग्राम लिखे थे, यहाँ लिखे सीधे केजी और ग्राम, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर, ये सेकंड का। क्योंकि डायमेंशन फार्मूले डायमेंशनल फार्मूला से ही वैल्यू डायरेक्ट पुट अप की गई है। a की वैल्यू 1 तो 1 लगा के लिखा गया, b की वैल्यू 1 पावर 1 लगा के लिखा गया, c की वैल्यू 2 यहाँ 2 2 स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और जब सीजीएस में कन्वर्ट करना रहेगा तो ऊपर एसआई सिस्टम लिखा जाएगा, नीचे सीजीएस सिस्टम लिखा जाएगा। ऐसा हमने बताया था कि जो 1 1 वाला टर्म है वो एसआई को रिप्रेजेंट करेगा, जो 2 2 वाला टर्म था वो सीजीएस। अब सीजीएस में बताना है तो केजी को ग्राम में किए 1000, मीटर को सेंटीमीटर में किए 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये स्क्वायर सेम क्वांटिटी दिए तो रिमूव हो ही जाएगा। 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख में कितना पॉइंट कितना जीरो 5, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 10 पावर 5। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप ऐसे डायमेंशन बकायदे लिखते हुए इस तरह अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं आप एक एक पॉइंट। बस दिमाग में यही बैठाना है कि n1 u1 = n2 u2। उसके बाद डायमेंशन की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल? हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल? इट मींस जो इसका सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि 1 जूल में कितना अर्ग, 1 जूल में कितना अर्ग। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जूल और अर्ग ये दोनों किसके यूनिट्स हैं? वर्ग के। एक इसका एसआई है और एक इसका सीजीएस। तो ये जूल जो है वो वर्ग की एसआई यूनिट्स होती है और अर्ग वर्ग की सीजीएस यूनिट होती है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज की बात होगी उसकी आप डायमेंशन राइट डाउन करोगे। तो डायमेंशन ऑफ वर्ग, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू ml t पावर -2, ऐसा आप जानते हो। सेकंड क्वांटिटीज में सॉरी सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज की आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है यानी n2, और n2 इज इक्वल्स टू आप फार्मूला जानते हो कि n2 इज इक्वल्स टू n1 इनटू m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c अपॉन में m2 पावर a l2 पावर b lt2 पावर c। मास मास दोनों की पावर a जिसको हम पहले एक साथ ले लें तो ये हो गया n2 इज इक्वल्स टू n1 इनटू n2 इज इक्वल्स टू n1 इनटू m1 अपॉन में m2 होल पावर a। ऐसे ही लेंथ आपका बन जाएगा t1 अपॉन में सॉरी l1 अपॉन में l2 होल पावर b। ऐसे ही टाइम के लिए t1 अपॉन में t2 होल पावर c। जो 1 1 वाले टर्म्स हैं वो एसआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 2 वाले टर्म्स हैं वो सीजीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। n1 की वैल्यू क्या थी 1 जूल यानी 1, और ये जो आपका m1 है ये बन जाएगा 1 kg, m2 है ये बन जाएगा 1 ग्राम होल पावर a। यहाँ देखिए मास की पावर कितना है 1, तो पावर 1 लिखेंगे और 1 राइट करने कोई मतलब नहीं। l1 यानी 1 मीटर, l2 यानी 1 सेंटीमीटर होल पावर b यानी लेंथ की पावर b है। यहाँ देखिए लेंथ की पावर क्या है 2 है, तो होल पावर 2 इनटू t1 ये हो गया 1 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि टाइम एसआई में मेजर करते हैं तो भी सेकंड में ही और सीजीएस में मेजर करते हैं तो भी सेकंड में ही। टाइम का पावर है यहाँ c और यहाँ पर पावर -2, यहाँ ऐड करेंगे c के प्लस -2 kg से सॉरी अभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए kg को हम कन्वर्ट करके किसमें ग्राम
मीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, बाकी ये सेम है, कैंसिल आउट होंगे। तो ये हो गया आपका N2 इक्वल्स टू क्या, N2 इक्वल्स टू kg को आप करेंगे ग्राम में 1000 ग्राम यानी 10 पावर 3 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम होल पावर 1 था दे नो चेंज। मीटर को आप करेंगे सेंटीमीटर में, इट मींस 100 सेंटीमीटर, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 10 पावर 2 मीटर अपॉन में 1 मीटर होल पावर क्या है 2 मीटर से मीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो ये हो गया आपका N2 10 पावर 3 into 10 पावर 2 का स्क्वायर into 10 पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 10 पावर 4 10 पावर 4 और जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है पावर ऐड होगी तो 10 पावर 7 ये 10 पावर 7 किसकी वैल्यू है N2 की। इट मींस 1 जूल इज इक्वल्स टू, इट मींस 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 आर्गन। ये है वर्क के एसआई और सीजीएस सिस्टम में रिलेशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स का जिक्र किए थे हम लोग कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 टाइम। ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन आप डायमेंशन की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पहला एप्लीकेशन यही था डायमेंशन का, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। Application of dimension, first to convert one system to another system. Second application क्या था, correctness of equation। correctness of equation का सेंस ये होता है कि कब किसी इक्वेशन को हम करेक्ट बोलेंगे और कब इनकरेक्ट, यानी कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये हम पता कैसे लगाएंगे, तो वो विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। कोई भी फार्मूला लिखा है जैसे मान लीजिए f इज इक्वल्स टू क्या, f इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये फार्मूला सही लिखा गया है कि गलत, तो इसका जवाब विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। विद हेल्प ऑफ डायमेंशन कहने का सेंस ये है कि डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हुई then we can say this equation is correct। तो देखिए डेफिनेशन भी वही बोल रही है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन फॉर दिस पर्पस वी मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ द LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, जब डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS सेम होती है उसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए फिर of dimension if the dimension of all the terms on the two side बोलने का सेंस ये कि LHS और RHS of the equation are same then the equation dimensionally correct। जब किसी इक्वेशन के बोथ साइड यानी LHS और RHS की डायमेंशन इक्वल आएगी, सेम आएगी, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। और डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS कहने का सेंस ये है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी बात को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो आप सीधे बोल दीजिएगा डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब देखिए हम आपके लिए एक एग्जांपल लिए थे f इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो जरा इसके बोथ साइड की डायमेंशन निकाल लीजिए और चेक कीजिए, अगर इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आई तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगर हम LHS की बात करें, डायमेंशन ऑफ LHS, तो डायमेंशन ऑफ LHS में आपका केवल क्या था f, और f की डायमेंशन आप राइट डाउन करेंगे तो m l की पावर -2। ऐसे ही आप डायमेंशन ऑफ RHS भी देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ RHS और RHS में आपका क्या है mv स्क्वायर बाय r। m is the mass of body, v is the velocity of body and r is the radius of circle। अब मास है तो मास की डायमेंशन क्या बनेगी m, v क्या था वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन l t पावर -1
इसका स्क्वायर है तो पूरे का पावर 2 लगा लेंगे आप, अपॉन में क्या, अपॉन में r रेडियस, रेडियस इज लाइक का लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l। ये हो गया आपका m, ये पावर एक बार l पे जाएगा तो l पावर 2, और ये t पे आएगा तो t पावर -2, 2 बन जाएगा, अपॉन में क्या था l। अब यहाँ आपका l पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1, और यहाँ l पावर +2 ऑलरेडी है, तो +2 - 1 इज क्या मिलेगा 1, और किसी टर्म की पावर अगर 1 है तो उसको हम राइट करें या ना करें, यानी RHS की भी डायमेंशन क्या आ गई m l t पावर -2। RHS की डायमेंशन भी आप क्या लेकर के आए थे m l t पावर -2, RHS की डायमेंशन क्या लेकर आए हैं m l t पावर -2। इट मींस dimension of LHS equals dimension of RHS, then we can say according to the principle of homogeneity this equation is correct, this equation is correct। तो किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस बताने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि LHS और RHS की डायमेंशन निकालिए, अगर वो इक्वल आ गई तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये आपका था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहला था कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दूसरा क्या था करेक्टनेस, और करेक्टनेस किस बेसिस पे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स डायमेंशन ऑफ RHS। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, उनके बीच का आपको रिलेशन बताना होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे वेरी करेंगे, यानी फार्मूलों का बनाना। सही आया। अब कैसे बनाएंगे विद हेल्प ऑफ डायमेंशन। पहले देख लीजिए क्या है ये चीज। टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय मेकिंग यूज ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी वहां भी यूज किए थे, होमोजेनिटी यहां भी यूज करेंगे आप। और होमोजेनिटी कहने का सेंस बस इतना सा ही है कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये वर्ड बार-बार आ रहा है होमोजेनिटी, इसको आप दिमाग में बैठाए रखिए। अब डायमेंशन we can derive an expression for a physical quantity if we know the various factor on which it depends। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। We know the various factor on which it depend, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आपको क्या करना है रिलेशनशिप निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए कहीं का फोर्स बताना है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। जरा देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन देखिए। टू डिराइव द रिलेशनशिप या टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स, टू डिराइव द रिलेशनशिप या टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का आप एक्सप्रेशन डिराइव करके लाइए। एक्सप्रेशन फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स इफ दिस फोर्स इज depends upon the mass of body, velocity of moving body and radius of the circle। यानी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है अगर ये फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तीन बातों पे, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिव कहाँ होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग अपना मोशन करती है यानी मूव होने लगती है, तो फोर्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल। टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीपिटल। तो अभी फिलहाल आपको बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कब, जब वो मास ऑफ बॉडी यानी m पर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी v पर, रेडियस ऑफ सर्कल यानी r पर डिपेंड कर रहा है। और देखिए बस चीजें बिल्कुल क्लियर है कि पहले आपको किस बात की जानकारी होनी चाहिए, इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। आपको तो ये पता चल गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है और रेडियस ऑफ सर्कल पे कर रहा है। उसके बाद देखिए जरा
जिन जिन फैक्टर्स पे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेंगी पहले आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेना। अगर फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है F is directly proportional to this, F is directly proportional to this, F is directly proportional to this। तीन फैक्टर है, पहले फैक्टर की पावर मान लेना A, दूसरे फैक्टर की पावर मान लेना B, तीसरे फैक्टर की पावर मान लेना C। इट मींस F is directly proportional to m power A, पहला फैक्टर उसकी पावर A, दूसरा फैक्टर उसकी पावर B, तीसरा फैक्टर उसकी पावर C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तीसरा फैक्टर उसकी पावर C। आप इस बात को जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता था mv²/r। तो कहने का सेंस ये है कि रिलेशनशिप डिराइव करते टाइम आपको डायमेंशन की हेल्प डायमेंशन का यूज करते हुए लास्ट में ये फार्मूला लेकर के आना। अगर इतना आप लेकर के चले आए तो आपका ये जो रिलेशनशिप डेरिवेशन है वो सही है, यानी एक्सप्रेशन आपने सही ऑब्टेन किया, अदरवाइज गलत। और इसकी चेकिंग एक तरीके से और आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तो वैसे भी बार-बार यूज करेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, अब देखिए अगर हम इन तीनों को अलग-अलग इक्वेशन बोल दें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड we can write f is directly proportional to m power a, v power b and r power c। कोई भी फार्मूला प्रोपोर्शनलिटी में नहीं इक्वल टू में होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू में कन्वर्ट कैसे होती है, कोई कांस्टेंट टर्म्स लेकर के आते हैं तब होती है। ये हो जाएगा आपका f is equals to k into m power a, v power b and r power c। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हर क्वेश्चन में आप आएंगे। फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फैक्टर पर डिपेंड करेंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना, फिर तीनों को एक में राइट करके एक कांस्टेंट के लिए लेट करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वल टू में, इसी को बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर आप अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करने का कारण क्या है। केवल ये जो पावर a b c आप राइट किए हो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे LHS में जो मास का पावर होगा, जो मास का पावर, जैसे मान लीजिए मास का पावर 1 है और RHS में मास का पावर a है, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल्स टू 1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने का बस यही कारण है। तो यहां आप राइट करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है डायमेंशन ऑफ LHS, तो राइट कर लीजिए फोर्स है तो यहां मिला t⁻2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन कांस्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। m क्या था, मास, मास का डायमेंशन आप जानते हो m, होल पावर क्या है a, तो यहां हो जाएगा m पावर a इनटू v क्या था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हो t⁻⁻1, होल पावर क्या है b, डबल टर्म्स थे इसलिए हमने पावर ऊपर रखा है क्योंकि दोनों के बारी बारी से आएंगे। यहां मास सिंगल था इसलिए डायरेक्ट a को हमने अंदर ले लिया पावर पे, इनटू r क्या था, रेडियस, रेडियस लाइक अ लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी l, होल पावर c। जरा ध्यान से देखिए ml t⁻⁻2 और इधर आप अरेंज कर लीजिए मास का पावर a इनटू ये b आएगा एक बार l के पास और एक बार t के पास, तो ये बन जाएगा l पावर b एंड t पावर -b और यहाँ l पावर क्या बनेगा c। अब देखिए यहाँ पर l पावर b है, यहाँ पर l पावर c है, और जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनली ओवरऑल बनेगा l पावर b प्लस c, l पावर b प्लस, और यहाँ टाइम का पावर क्या बना था, टाइम का पावर -b, क्योंकि ये b एक बार कहाँ आएगा, ये b एक बार आपका आएगा l के पास और एक बार आएगा t के पास, l पावर b, यहाँ l पावर c, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ओवरऑल बन जाएगा l पावर b प्लस c, और यहाँ t के पास क्या आया है b, और यहाँ -1 था तो ये बनेगा -b।
अब देखिए यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मेनली यूज। इधर लेफ्ट साइड में आप देखिए मास का पावर क्या है, मास का पावर 1, इधर मास का पावर a, तो आप सीधे राइट करेंगे a इक्वल्स टू 1। लेंथ का पावर इधर क्या है 1, इधर लेंथ का पावर क्या है b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल्स टू 1। यहाँ टाइम का पावर -2, यहाँ टाइम का पावर -b, तो आप राइट करेंगे -b इक्वल्स टू -2, -b इक्वल्स टू -2। जरा ध्यान से देखिए, कंपेयर आप करेंगे तो a इक्वल्स टू मिला आपको 1, यहाँ लेंथ का पावर b प्लस c, लेंथ का पावर 1, तो सीधे आप राइट कर सकते हो कि b प्लस c इक्वल्स टू 1, और यहाँ टाइम का पावर -b, यहाँ -2, तो आप राइट कर सकते हो -b इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, तो b इक्वल्स टू 2। अब यही b की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में राइट डाउन करें, यहाँ लिखेंगे क्या 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, इधर आपका +2 इधर आएगा -2, तो 1 -2 इक्वल्स टू -1। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो आपको तीनों वेरिएबल जो आप पावर a b c बोले थे यहाँ पर तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू -1। अब लास्ट स्टेप यही आपका होता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c in equation number first, in equation first। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या था, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इधर f इज इक्वल्स टू k into m पावर a v पावर b r पावर c, तो ये हो गया f इज इक्वल्स टू k into m पावर a की वैल्यू कितनी है 1, और 1 राइट करिए या ना करिए। फिर v पावर क्या है b की वैल्यू आप कितना फाइंड आउट किए 2, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इनटू r पावर c है, c की वैल्यू कितनी है -1। अगर इस टर्म की पावर न्यूमरेटर के फॉर्म में माइनस है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो ये ओवरऑल बन जाएगा f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय, ये नीचे आएगा तो r पावर +1, और पावर जब 1 होती है तो डिवाइड नहीं करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमने k को रिमूव किया, जब फॉर एयर की बात करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ k की वैल्यू हमने 1 राइट कर दिया, r का पावर -1 ऊपर था, नीचे की ये +1 हो गया, +1 है तो राइट करेंगे नहीं, तो फाइनली जो f का एक्सप्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन है, वो बन गया f mv² r, और यही फार्मूला इधर लिख देते हैं। इसका मतलब डायमेंशन की हेल्प से अगर कहीं रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करनी है तो आप ऐसे ही करोगे। सबसे पहले जानकारी आपको इस बात की होनी चाहिए कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, जिन जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी उसको आप रख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हुए लिखते चले जाएंगे, और सबकी पावर अलग अलग लेट करते जाइएगा, पावर a, पावर b, पावर c, और जितने प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बने रहेंगे सबको एक में लिख देना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए आप एक कांस्टेंट लेकर के आएंगे, एक कांस्टेंट जब आ जाएगा तो उसी को आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, इसको आप अरेंज करिएगा, उसके बाद कंपेयर करने के बाद ABC की आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू, यही ABC की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब आप फर्स्ट में राइट डाउन करोगे तो उसी को आपको अरेंज करना होगा। जैसे न्यूमरेटर में एक टर्म्स था, इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको हम न्यूमरेटर से बना देंगे डिनोमिनेटर, और फाइनली ओवरऑल जो भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना होगा, अपडेट करना होगा, वो आपको मिल जाएगा। यही था थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहला था कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दूसरा क्या था करेक्टनेस, करेक्टनेस भी यही सी पे बेस्ड था। डायमेंशन तो तीनों में चलेगा क्योंकि ये उसी का एप्लीकेशन ही है, और करेक्टनेस में क्या करते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, और तीसरा था टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है फार्मूला, और उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आपको निकालना है, ऑब्टेन करना है, वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बातों पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है।
हमने बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी के मास पे, उस बॉडी के वेलोसिटी पे और जिस सर्कल के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है, राउंड ले रही है, उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हम आपको ना दें कि ये इन बातों पे डिपेंड करती है, अगर ये बात ना बताई जाए तो आप ये एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए इसमें सब सीधे सीधे शब्दों में बोला है कि इफ वी नो, अगर हम जानेंगे वेरियस फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, अगर हम ये बात जाने कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तभी एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं कर सकते। जब हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि वो डिपेंड किस पे कर रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मानेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If E and G respectively denotes energy and gravitation constant, universal gravitational constant, ये point, then E upon G has the dimension of, इसकी जरा डायमेंशन बतानी है, E by G, जरा देखें आप, hence E by G। अब E क्या चीज है? एनर्जी। E क्या चीज है? एनर्जी। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी जब आप फाइंड आउट करोगे तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डायमेंशन यूनिट, ऑल पॉइंट्स ऑफ वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी। तो अगर आपको एनर्जी की डायमेंशन बतानी है तो आप वर्क की डायमेंशन बता दीजिए, और वर्क की डायमेंशन आप पढ़ते हुए आए हो अभी, mL2T⁻²। उसके बाद एक पॉइंट और यूज करना है, कैपिटल जी। व्हाट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूज कहां होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। हमको डायमेंशन किसकी बतानी है? कैपिटल जी। तो जिसकी डायमेंशन बतानी है पहले उसको अकेला कर लीजिए आप, उसको पहले अकेला कर लीजिए। तो जब यहां से आप g की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसकी वैल्यू g की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो नीचे राइट डाउन कर दे रहे हैं इधर। तो कैपिटल G इज इक्वल्स टू r² के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा f इनटू r² अपॉन में m1 इनटू इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो m1 इनटू m2 डिवाइड में गया। अगर हमसे कोई कहे डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, डायमेंशन ऑफ कैपिटल D, तो हम सीधे बोल देंगे कि डायमेंशन ऑफ f इनटू r² अपॉन m1 इनटू m2। अब f क्या चीज है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन आप जानते हो, mL2 इनटू r क्या था जी? डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी, और डिस्टेंस लाइक अ लेंथ, तो ये बन जाएगा l, और यहाँ r² है तो ओवरऑल हम राइट डाउन कर सकते हैं कि l पावर 2। m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी। मास तो है, चाहे वो पहले बॉडी का हो चाहे दूसरे, तो मास कोई भी हो उसकी डायमेंशन क्या बनेगी? m। तो m1 का भी डायमेंशन m ही बनेगा, m2 की भी डायमेंशन m ही बनेगी। तो अब इसको हम जरा मैनेज करें तो ये हो गया आपका m, देखो m l पावर 1 l पावर 2, तो ऐड करेंगे तो l पावर 3 और t पावर -2, और नीचे देखिए m पावर 1 m पावर 1, ओवरऑल बनेगा ये m पावर 2 m पावर 2, नीचे m पावर +2 है, ऊपर जाएगा -2 है। यहाँ पावर कितनी है? -1 पहले से है, सॉरी +1, कितना? +1। यहाँ m पावर देखिए पहले से +1 है, ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर जाके -2 बनेगा, तो ओवरऑल बनेगा कितना? तो ये बन गया आपका m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। अब इन्हीं दोनों का हमको क्या बताना था? रेशियो। इन्हीं दोनों का रेशियो, जरा ध्यान से देखिए आप। अगर रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हो किसकी? E और G के रेशियो, देखिए E by G, इन्हीं के डायमेंशन का रेशियो देना है। एनर्जी की डायमेंशन आप क्या निकाल रहे हो? m l पावर 2 d पावर -2 अपॉन में G की डायमेंशन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से निकाल ली, तो ये हो गया। इसका डायमेंशन क्या लेकर के आए हो आप? m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। यहाँ पर मास की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे +1 हो जाएगा,
और यहाँ m की पावर प्लस 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तो ओवरऑल मास की पावर क्या बनेगी 2, यहाँ l पावर प्लस 3 है, ऊपर जाएगा -3, ऊपर गया -3, और यहाँ जो न्यूमरेटर में लेंथ है इसकी पावर पहले से कितनी है 2 प्लस 2, तो 2 और ये ऊपर आया -3 इज इक्वल्स टू -1, यानी m पावर 2 l पावर -1। यहाँ देखिए टाइम पावर कितना है -2, ऊपर जाएगा +2, और यहाँ ऊपर पहले से -2 है, तो -2 +2 कैंसिल आउट टू ईच अदर, यानी t का टर्म ही क्या होगा रिमूव हो जाएगा। तो इट मींस डायमेंशन ऑफ E by G is equals to m पावर 2 l पावर -1। इसी बात को आप अगर MLT तीनों के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ जो जीरो लेकर के आए थे वो राइट भी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी टर्म्स की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का प्रोडक्ट मतलब देयर इज नो चेंज। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ E by G, where E is the energy and G is the gravitational constant। तो ऐसे डायमेंशन एक ऐसी चीज है जिससे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कैरेक्टरनेस चेक कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, या पर्टिकुलर अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टार्टिंग से ही बात होते आ रही है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। कोई भी इक्वेशन बने, कोई भी एक्सप्रेशन बने, उसके LHS की डायमेंशन निकालिए और उसके RHS की डायमेंशन निकालिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। बोथ डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर इक्वल। देखिए क्या लिखा है, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डायमेंशनली सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक टर्म्स ये भी आता है कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वेट का मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो, लास्ट में ओवरऑल जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता हुआ मिलेगा, फॉलो करता हुआ मिलेगा। यानी जो लास्ट में, जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन का आपने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद भी एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें LHS और RHS होगा, तो उस टाइम में डिवाइड करने के बाद भी जो LHS आएगा उसकी डायमेंशन, जो RHS आएगा उसकी डायमेंशन आपस में क्या होगी सेम। और यही तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन के इतने एप्लीकेशन, इतने यूजेस पढ़ते चल रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिट। अब लिमिट्स में क्या है, डज नॉट प्रोवाइड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। आपको हमने जब एक्सप्रेशन यानी थर्ड एप्लीकेशन बता रहा था, तो जब उसमें ये फार्मूला आया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a b पावर b r पावर c, तो यहाँ पर हमने आपको बोला था k m पावर a b पावर b r पावर c, और लास्ट में जाकर के हमने बोल दिया था कि k इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। ये बात हम बोले थे, डायमेंशन नहीं बोले थे। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है डायमेंशन की, कि डायमेंशन कभी भी कांस्टेंट टर्म्स के वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाती है, यानी डज नॉट प्रोवाइड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हम डायमेंशन की हेल्प से निकाल नहीं सकते। दूसरा लिमिटेशन क्या कह रहा है, नॉट लीड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज, एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एक्सेट्रा। कोई भी इस टाइप का फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उस टाइप के टर्म्स को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। यानी कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये सब टर्म्स आ रहे हैं, फिर उस इक्वेशन को हम डायमेंशनली ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे जो तीसरा एप्लीकेशन था टू डिराइव द रिलेशनशिप, हम उन्हीं इक्वेशन का रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से जिसमें ये सब फंक्शन ना आए। कौन कौन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है I = I naught sin omega t, I = I naught sin omega t। इसमें कौन सा फंक्शन आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने का सेंस इसमें sin यूज हुआ। अब इसको आपसे कह दिया जाए डायमेंशनली आप इसको ऑब्टेन कर लीजिए, जैसे सेंट्रीपिटल का निकाले थे, वैसे डायमेंशन की हेल्प से इसको आप ऑब्टेन कर लीजिए तो नहीं हो सकता।
कोई ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें लॉगरिथमिक पॉइंट्स यूज हुआ हो, नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल आ रहा है, नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है पावर की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एप्लीकेबल इफ डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर मोर देन 3। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको एक्सप्रेशन चाहिए, अगर वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है तो फिर हम उसको डायमेंशनली ऑब्टेंड कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें ए बी सी तीन ही टर्म्स आने चाहिए। अगर चौथा कोई आया फिर डायमेंशन फेल। अभी देखिए जो सेंट्रीपिटल का फार्मूला था, उसमें ये जो फोर्स है वो कितने क्वांटिटीज पे, कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, ओनली 3। तो इसको हम डायमेंशनली ऑब्टेंड कर सकते हैं। अगर ये कोई और एक फैक्टर आ जाता फिर ये खत्म। मोर देन 3 डिपेंडेंसी अगर बनी तो आप इससे नहीं आपको ऑब्टेंड कर सकते, यानी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन में बेसिकली आप 3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था, डू नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। दूसरा क्या था कि इट नॉट वैलिड द या इट फेल्स टू डिराइव whose equations, whose expression in which trigonometric, logarithmic, exponential terms are involved। उन इक्वेशंस के एक्सप्रेशन या उन इक्वेशन बोलिए या उस वो एक्सप्रेशन बोल दीजिए जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक्सप्रेशन हम इनसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। तीसरा क्या था कि नॉट एप्लीकेबल इफ डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर मोर देन 3। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स 3 पे कर रहा था तो हमने ऑब्टेन कर लिया, अगर वही मोर देन 3 हो जाता फिर ये फेल हो जाता, एप्लीकेबल नहीं हो। नेक्स्ट, तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एरर्स क्या है। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। इफ यू लाइक द कंटेंट then like, subscribe and share this video.